हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में जानेंगे, लेकिन क्रिया को जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि क्रिया क्या है, क्रिया के भेद कितने हैं और क्रिया कितने शब्दों से मिलकर बनाई जा सकती है। तो हमने जाना था क्रिया के नाम से ही स्पष्ट है कि किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद हमने जाना था कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वे हैं जिन क्रियाओं के साथ कर्म उपस्थित होता है और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो हमने जाना था कि एक कर्मक क्रिया क्या है, जिसमें एक कर्म उपस्थित रहता है, उसे ही हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं के साथ एक से अधिक कर्म उपस्थित होते हैं, उसे ही हम द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं या द्विकर्मक क्रिया कहते थे। फिर इसके बाद हमने जाना था अकर्मक क्रिया क्या है। तो अकर्मक क्रिया वे हैं जिन क्रियाओं के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है, उसे ही हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। या जिन क्रियाओं के साथ कर्ता निहित होता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, उसे ही हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं या अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती थीं, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना आदि ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती थीं। तो अब हम उसी के आगे देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं। तो प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जिसमें से पहला था सकर्मक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामधातु क्रिया, चौथा है प्रणवार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया और छठी है यौगिक क्रिया। तो हम इनका अध्ययन एक एक विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला है सामान्य क्रिया। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि सामान्य क्रिया जिन वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो, उसे ही हम सामान्य क्रिया कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे रमा स्कूल गई, तो स्कूल गई, जाना यहाँ पर गई यानी एक क्रिया है। पिताजी ने पत्र लिखा, तो लिखना यहाँ पर क्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया उपस्थित है, इसीलिए इसको हम सामान्य क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। जैसे जाना या गई, लिखना, इनमें इन दोनों वाक्यों में एक एक क्रिया है, इसीलिए इसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तो हम जानेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या है। तो संयुक्त क्रिया जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं या संयुक्त क्रिया कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिन वाक्य में प्रयोग करने पर एक या एक से अधिक क्रिया का होना या प्रयोग होना ही संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वर्षा होने लगी, मुझे सोने दो, तो वर्षा यहाँ पर करता है, होना एक क्रिया है और लगी भी यानी लगना भी एक क्रिया है। तो इसमें दो क्रियाएं, होना और लगना। तो होना भी एक क्रिया है और लगना भी एक क्रिया है, तो इसमें दो क्रियाएं हैं, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखा गया। तो दूसरा वाक्य है मुझे सोने दो, तो सोना एक क्रिया है और दो का अर्थ या दो मीन्स भी होता है देना। तो देना और सोना दोनों क्रियाएं हैं, इसीलिए इसको संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखा गया है।
इसमें होना, लगना, सोना, देना, ये आदि ये संयुक्त क्रिया हैं, इसीलिए इनको संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों वाक्यों में दो दो क्रियाएं उपस्थित हैं, इसीलिए इनको संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई क्रिया किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं या विशेषण से बनाई जाती हैं, उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं, सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं और विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। तो अब हम इनका एक एक विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं जैसे बात, बात एक संज्ञा है, तो बात से बात में आ और ना प्रत्यय लगाकर बना है बतियाना। तो बतियाना भी क्या है, नाम धातु क्रिया है जो कि संज्ञा शब्द से मिलकर बनी है। हाथ एक संज्ञा शब्द है जिससे बनने वाले शब्द है हथियाना। तो यह हथियाना एक नाम धातु क्रिया है जिसमें हाथ में आ और ना प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, इसीलिए इसको नाम धातु क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। लात, लात शब्द संज्ञा है, तो लात में आ और ना प्रत्यय लगाकर लतियाना बना है और लतियाना एक नाम धातु क्रिया है, इसीलिए संज्ञा शब्दों से मिलाकर बनने वाली बतियाना, हथियाना, लतियाना आदि ये नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद हमने देखेंगे कि सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं जैसे अपना, अपना एक सर्वनाम है, तो अपना से ना प्रत्यय जोड़कर अपनाना बना और अपनाना एक सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया है। फिर इसके बाद विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन कौन सी है। तो चिकना में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाली नाम धातु क्रिया चिकनाना है। गर्म में, गर्म एक विशेषण शब्द है और इसमें ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली नाम धातु क्रिया है गरमाना। और दोहराना, दोहराना, दोहरा भी विशेषण शब्द है, तो इसमें दोहरा में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द है दोहराना। तो दोहराना एक नाम धातु क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि बतियाना, हथियाना, लतियाना, अपनाना, चिकनाना, गरमाना, दोहराना, कब्जियाना और झुठलाना, सटियाना, भागना, तुतलाना आदि सारे शब्द नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं या नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं हैं, उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों से करवाए या करने के लिए प्रेरित करे, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कर्ता स्वयं अपना कार्य नहीं करता है, बल्कि दूसरों से करवाए या दूसरों से करवाने के लिए या कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करे, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। अध्यापक ने राम से पत्र लिखवाया। तो अध्यापक यहाँ पर करता है और लिखवाया, क्या लिखवाया, पत्र लिखवाया। और किससे लिखवाया, राम से लिखवाया। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो स्वयं पत्र न लिखकर किससे पत्र लिखवाया है, राम से पत्र लिखवाया है। इसीलिए यहाँ पर अध्यापक अपना काम स्वयं नहीं कर रहा बल्कि राम से करवा रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। राधा ने तुमसे पत्र पढ़वाया। तो राधा यहाँ पर करता है और पढ़वाने का कार्य
किससे करवा रही है, तुमसे करवा रही है। और क्या पढ़वा रही है, पत्र पढ़वा रही है। तो पत्र यहाँ पर कर्म है और पढ़वाने का कार्य किससे कर रही है, तुमसे किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रही। इसीलिए यहाँ पर राम और तुमसे ये दोनों दूसरे व्यक्ति हैं जिससे कोई ना कोई कार्य करवाया जा रहा है, बल्कि इसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य लिखने या पढ़ने का कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको प्रणर्थक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया वे हैं कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया में संलग्न या लग जाना या संलग्न हो जाता है, उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के या कर्ता किसी भी कार्य को या किसी एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया में लग जाता है, उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। या एक कार्य को समाप्त करके तब दूसरा कार्य करता है, उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पढ़कर परीक्षा दी, राधा मनोविज्ञान पढ़कर सोई। तो यहाँ पर मैंने पढ़कर यानी पहले मैंने पढ़ा तब परीक्षा दिया, तो एक कार्य पहले संपन्न किया तब दूसरा कार्य हो कि मैंने पढ़कर परीक्षा दी, राधा मनोविज्ञान पढ़कर सोई। तो राधा यहाँ पर पहले पढ़ी है तो क्या पढ़ा है, मनोविज्ञान पढ़ा, फिर बाद में सोई है। तो पहले पढ़ने का कार्य समाप्त किया, फिर इसके बाद सोया और पहले पढ़ा फिर तब परीक्षा दिया। तो यहाँ पर पढ़कर परीक्षा देना और राधा मनोविज्ञान पढ़कर सोना। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया की एक कार्य को संपन्न करने के बाद तब दूसरी क्रिया किया। तो हम इसकी पहचान के लिए हम देखते हैं कि कर शब्द जुड़ा होता है कि किसी कार्य को करने के लिए खाकर, पीकर, सोकर, नहाकर, तो यानी कर शब्द जुड़ा होता है। तो इस कर शब्द से हम पहचान कर सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। एक कार्य को संपन्न करने के बाद दूसरे कार्य को प्रारंभ करना ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर, पीकर, सोकर। जैसे मोहन खाकर स्कूल गया या मोहन सोकर बाजार गया। तो खाकर, सोकर, पीकर ये सब पूर्वकालिक क्रिया के द्वारा हम पहचान सकते हैं और इसीलिए हम इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट है यौगिक क्रिया क्या है और किसे कहते हैं। यौगिक क्रिया जब दो मुख्य क्रिया मिलकर एक क्रिया बनाती है, ऐसी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। तो दो मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो जब दो मुख्य क्रियाएं मिलकर एक क्रिया को बनाती हैं उसे ही हम यौगिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चल देना, बोल देना, खा पी लेना, रोना धोना, खेलना कूदना, दौड़ना भागना आदि सारे शब्द यौगिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसी के आगे देखेंगे हम खटखटाना, कराना, पढ़ाना, बताना आदि सारे शब्द यौगिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो खटखटाया यहाँ पर यौगिक क्रिया है क्योंकि ये दो मुख्य क्रिया से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको यौगिक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने जाना क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद हमने दो जाना था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फिर इसके बाद हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जाना। तो प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित भेद थे जिनके बारे में हमने जाना और समझा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।